तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के 9वें एपिसोड को। अभी तक आपने इसके पिछले वाले एपिसोड ना देखे हो तो जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उन्होंने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इसलिए जल्दी से जाके उन्हें भी चेकआउट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे कहानी को जानते हैं। जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्वो ने डीमन किंग बैरन को हरा दिया था, और बैरन को हराने के बाद जिन्वो को लाइफ ऑफ एलिक्सर बनाने के लिए तीनों आइटम मिल गए थे, और इसे बनाने के लिए जिन्वो का इंटेलिजेंट लेवल हाई होना चाहिए। जबकि जिन्वो अब तक तो सिर्फ अपनी ताकत और स्पीड को ही लेवल अप करता हुआ आ रहा था, फिर भी जिन्वो सिस्टम को कहता है कि लाइफ ऑफ एलिक्सर बनाने की प्रोसेस को शुरू करा जाए, और वो प्रोसेस को शुरू कर देता है सिस्टम। और फिर जिन्वो को लाइफ ऑफ एलिक्सर की पूरी 6 बोतलें मिल जाती है। लाइफ ऑफ एलिक्सर ऐसी दवा है जिसको पीने से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और जिन्वो इसका यूज करके अपनी मदर को ठीक करना चाहता है, जो कि इटर्नल स्लीप नाम की एक बीमारी से 4 साल से हॉस्पिटल में है। आयरन वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन की बॉडी लाने लगता है, जिसको देख के जिन्वो कहता है कि तुमने तो काफी अकल वाला काम किया है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन एक क्रीचर है, ना कि कोई डीमन है, जिस वजह से जिन्वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट आराम से कर सकता है। और फिर जिन्वो अराइज कहता है, जिस वजह से व्हाइट ड्रैगन भी अब उसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाता है। और फिर सिस्टम व्हाइट ड्रैगन का नाम रखने के लिए कहता है, जिसपे जिन्वो उसका नाम काइसर रखता है। और ये देख के एलिस कहती है कि इस पे बैठ के तो हम बहुत जल्दी महल पहुंच जाएंगे, और वहाँ जाके हम पार्टी भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्वो तो यहाँ से जल्द निकलना चाहता था, ताकि अपनी मदर को जल्द से जल्द ठीक कर सके। और जिन्वो सोचता है कि एक एक फ्लोर पार करके जाने में तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तभी जिन्वो देखता है कि रिवॉर्ड सेक्शन में उसे एक और चीज मिली होती है, जो कि होती है रिंकिंग स्टोन, जिससे उसे एक और नई पावर मिल जाती है, जो कि होती है शैडो एक्सचेंज, यानी कि वो अपनी शैडो आर्मी के किसी भी सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता है, चाहे उसका शैडो सोल्जर किसी भी कोने में क्यों ना हो। जिन्वो उससे अपनी जगह को बदल सकता है। फिर वो एलिस से कहता है कि तुम अकेले ही घर चली जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, किस्मत में हुआ तो हम दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर जिन्वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन एलिस उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जिन्वो जब तक जा चुका था, और जिन्वो की जगह पर वहाँ पर एक शैडो सोल्जर आ जाता है। ये वही सोल्जर था जिसे जिन्वो ने अपने मोहल्ले की निगरानी करने के लिए छोड़ के आया था, और जिन्वो उसकी जगह पर टेलीपोर्ट होकर अपने मोहल्ले में आ गया था। जिन्वो को इस पावर को दोबारा यूज करने के लिए कम से कम 3 घंटे का इंतजार करना होगा। और फिर जिन्वो अपने पास काइजर को बुलाता है, और उस पर बैठ के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। और इधर चेयरमैन गन जेजू आइलैंड मिशन का प्लान बना रहे थे, और ये लोग हंटरों की पावर का यूज करके एंड मॉन्स्टरों को एंड क्यून से अलग कर देंगे, और इसके बाद ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो एंट आपस में कम्युनिकेशन ना कर सकें, और दूसरी टीम एंटों के नेस्ट में घुस के क्यून को मार देगी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि रेडियो वेव्स वाला आइडिया काम करेगा भी या नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो इन्होंने भागने का प्लान भी बना रखा है, बस इन्हें उन हंटरों को वापस उस आइलैंड पे भेजना होगा। जिनचुल के और मिस्टर गान एक ऐसे हंटर हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में रिटायर हो गए। मिस्टर गान कहते हैं क्या हमारा कॉन्टेक्ट जिन्वो से हुआ, जिसपे जिनचुल की मना कर देता है। और इसके बाद हमें बेक को दिखाया जाता है, जो कि अपने पुराने दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है, और उसका नाम मिंग विंग यू होता है, जो कि एस रैंक हीलर होता है, के उन हंटरों में से जो काफी जल्दी रिटायर हो चुके हैं। फिर वो बोलता है कि तुम बेक सच में उस आइलैंड पे वापस जाने वाले हो, जबकि तुमने अपनी आंखों से यूनसुंग को मरते हुए देखा था, जो कि इन दोनों का तीसरा दोस्त था। फिर बेक कहता है कि इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर वो एंट मॉन्स्टर यहाँ पर आ गई तो हमारे देश का भी वही हाल होगा। जिसपे ब्यूम कहता है कि तुम कब से देशभक्त हो गए, जिसपे बेक कहता है कि कोई भी रीजन हो लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा। फिर ब्यूम कहता है अगर तुम मुझे भी साथ ले जाना चाहो तो कभी भी मत सोचना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जिसपे बेक कहता है वो तो सिर्फ उसे गुड बाय बोलने आया है, अब क्या पता कि हम दोनों वापस मिले या नहीं। और फिर ब्यूम बोलता है कि अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, क्योंकि अब उसे खून खराबे से दूर रहना है, और वो हंटर वाले काम से रिटायर हो चुका था, तो वो गवर्नमेंट जॉब करके एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। जिसपे बेक सोचता है कि तुम सही कर रहे हो, हंटर ही है जो नॉर्मल नहीं है। लेकिन उसे आज तक ऐसा हंटर मिला ही नहीं जिसे लड़ना पसंद ना हो। मॉन्स्टर से लड़ना तो उन्हों का डेली रूटीन बन चुका है, और इस काम में तो कुछ लोगों को मजा भी आने लग जाता है। क्या पता अवेकन होने के लिए यही कंडीशन हो। और इसके बाद वो दोनों थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हैं। और इधर जिन्वो भी हॉस्पिटल में आ गया था, वो अपनी मदर की गर्दन पे जले हुए निशान देखता है, जो असल में जिन्वो की वजह से उसकी मदर को लगे थे। उसकी मदर ने फिर भी उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा था, और जिन्वो अब सोच रहा था कि लाइफ ऑफ एलिक्सर उसे यूज करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि ये किस तरह से काम करेगा। लेकिन सिस्टम ने जिन्वो को कई बार मदद करी, और उसे ई रैंकर हंटर से एस रैंक हंटर बनाया है, इसीलिए जिन्वो को सिस्टम के ऊपर भरोसा था। जिन्वो लाइफ ऑफ एलिक्सर की बोतल निकाल के अपनी मदर को पिला देता है। इसके बाद लाइफ ऑफ एलिक्सर अपना कमाल दिखाने लग जाता है, और उसकी मदर को ठीक करने लग जाता है, बल्कि उसकी मदर की गर्दन पे जो निशान होता है वो उसे भी गायब कर देता है। और फिर जिन्वो अपनी मदर को जागने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उन्हें अभी तक जितनी भी मेहनत की है वो सिर्फ अपनी मदर को ठीक करने के लिए ही की है। और दूसरी तरफ जिना का भी आज कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा होता
होता है और आसमान में आज पूरा चांद निकला हुआ था। कुछ देर बाद जिन्वू अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी मदर जाग चुकी हैं और वो जिन्वू को देखते ही पहचान जाते हैं और वो जिन्वू से पूछती हैं कि वो कितने टाइम से सो रही थी, जिसपे जिन्वू उन्हें बताता है कि वो 4 साल से सो रही थी। और फिर वो जिना के बारे में पूछते हैं, फिर जिन्वू जिना को भी ठीक बताता है और जिन्वू की मदर जिन्वू से कहती है कि तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए और जिन्वू को चोट भी लगी होती है। तो जिन्वू की मदर कहती है तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, जिसपे जिन्वू रोते हुए कहता है वो ठीक है। और जिन्वू की आंखों में सांस निकलने ही बंद नहीं होते। फिर अगली सुबह डॉक्टर को पता चलता है इटल नसीब वाला पेशेंट होश में आ गया है, जो सुन के उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है। फिर यहाँ पर जिना भी आ जाती है जो अपनी मदर को ठीक देख के रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है। और फिर जिन्वू सोच रहा होता है कि उसकी सारी मेहनत आज काम आ गई और उसकी असली रिपोर्ट तो उसकी मदर का ठीक होना है। और दूसरी तरफ मिस्टर गान प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सबको बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन 4th जेजू आइलैंड रेड मिशन को करने वाला है और इस मिशन में न सिर्फ हमारे देश के एस रैंक हंटर्स शामिल होंगे बल्कि जापान के भी 10 एस रैंक हंटर्स शामिल होंगे और ए या उससे निचली रैंक वाले हंटर भी इस मिशन में सपोर्ट के लिए हिस्सा लें और इस बार जरूर हम उन एंटोमॉन्स्टरों को साफ कर देंगे। और ये न्यूज देखने के बाद व्यून सिंह को याद आता है कि कैसे यून सुंग और वो जेजू आइलैंड पे जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन यून सुंग ने कहा था जो लोग लड़ नहीं सकते वो तो और ज्यादा डर रहे होंगे, इसलिए ये काम को सिर्फ हम ही पूरा कर सकते हैं वरना ये देश एंटो का नेस्ट बन जाएगा। तभी बेक को दिखाया जाता है जो कि नींद में बड़बड़ा रहा होता है और वो कह रहा होता है वो उन सारी चींटियों को अपने हाथों से ही कुचल देगा। और फिर वापस हमें ब्यूम को दिखाया जाता है जो कि अब उसका भी इरादा मिशन पे जाने का होता है। फिर इधर जिन्वू और जिना अपनी मदर को घर ले आते हैं जो कि पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है क्योंकि जब से जिन्वू गया था तब से जिना ने बिल्कुल भी सफाई नहीं करी होती और अब ये तीनों मिलकर पूरे घर की सफाई करने लग जाते हैं और अपने घर को पहले जैसा देख के जिन्वू बहुत खुश होता है, लेकिन पता नहीं उसे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है जैसे कि उसने कोई लाइन क्रॉस कर दी हो जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसकी मदर उससे पूछती है क्या जिन्वू तुम्हें अपने फादर की कोई खबर मिली और मुझे ये भी पता चला था कि तुम एस रैंक हंटर बन गए हो, जो सुन के उसे काफी ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि उसके फादर भी पहले एक फायर फाइटर थे और फिर वो एक हंटर बन गए थे और वो लोगों की जान बचाते थे। और ये देख के ही जिन्वू की मदर ने उन्होंने शादी करी थी और जिन्वू बिल्कुल अपने फादर जैसा है, जिसपे जिना बीच में कहती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो लोगों की जान बचा सके, जो सुन के जिन्वू की मदर कहती है कि तुम भी अपने फादर पे गई हो। और तभी जिन्वू के पास हंटर एसोसिएशन से कॉल आती है। मिस्टर गान बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमसन आंड्रे नाम का एक आदमी उनके पास मिलने आया था जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है। फिर वो बताते हैं कि नेशनल लेवल हंटर एस रैंक हंटर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वो पूरे एक देश की मिलिट्री के बराबर होता है, पता नहीं वो हमारे देश में क्या करने आया था। फिर चेयरमैन गान पूछते हैं कि जिन्वू से कांटेक्ट हो गया, जिसपे जिनचुल्की बताता है कि हाँ हो गया, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। और फिर मिस्टर गान जिन्वू से कहते हैं कि 4 दिन में वो जेजू आइलैंड रेड मिशन पे निकलने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जिन्वू भी इस मिशन में उनका हिस्सा बने और उसके पास लेवल अप करने का ये अच्छा मौका है। लेकिन अब तो वो अपनी मदर को ठीक कर चुका है जिस वजह से उसे पास लड़ने का कोई भी मोटिवेशन बचा ही नहीं है। तभी उसे एक पावरफुल माना महसूस होता है। मिस्टर गान कहते हैं कि एस रैंक हंटर जिम में अपना वार्म अप कर रहे हैं, क्या तुम उसने चल के देखना चाहोगे। और फिर हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हंटर माँ और बेक आपस में लड़ रहे होते हैं और हंटर माँ फेम गिल्ड का एस रैंक हंटर है। फिर मिस्टर गान बताते हैं कि माना वेव यहीं से निकली होगी क्योंकि एस रैंक हंटर कभी कभी इकट्ठे होते हैं। वो देखता है कि हंटर बेक तो हार रहा था, जिसपे जिन चोई बताता है कि अगर बेक अपने असली रूप में आ जाए तो हंटर माँ के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फुल पावर में बेक एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यहाँ पर काफी सारी गिल्ड के हंटर होते हैं और जापान के भी वो 10 हंटर आ चुके होते हैं जिसके साथ गिल्ड मास्टर गोतू भी होता है। फिर एक लड़की पूछती है कि वो लड़का कौन है, जिसपे हानाकावा बताता है कि वो जिन्वू है, वो हाल फिलहाल में एस रैंक हंटर बना है। फिर गोतू बोलता है कि जरूर वो असैसिन टाइप हंटर होगा, जिसपे हानाकावा कहती है नहीं वो एक जादूगर है, जो बात गोतू को हजम ही नहीं होती। और चाहिन भी देखती है कि जिन्वू यहाँ पर आ चुका है और उसे अजीब सी महक आने लगती है और बेक और माँ को लड़ते हुए देख के हानाकावा कहती है क्या ये इस देश के एस रैंक हंटर है, ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, इन्हें तो हमेशा गोतू को लड़ते हुए देखना चाहिए। और इसलिए शायद हानाकावा को सारे हंटर कमजोर लग रहे थे। और ये बात नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी सुन लेता है जिसका नाम जोंगसू होता है, जिसपे हानाकावा कहती है ये नाम तो कभी भी नहीं सुना, जिसपे जोंगसू का असिस्टेंट बताता है क्योंकि ये एस रैंक नहीं ए रैंक हंटर है, शायद इसलिए तुमने नहीं सुना होगा, लेकिन हमारी गिल्ड इस देश के 5 गिल्डों में से टॉप पे आती है। गोतो बोलता है कि हम सबको एक आपस में फ्रेंडली मैच करना चाहिए जिसमें लेकिन सिर्फ एस रैंक हंटर ही शामिल होंगे। मिस्टर गान भी इस आइडिया को अच्छा बताते हैं लेकिन इसमें जादूगर और बाकी हंटर हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ लड़ने वाले हंटर ही इसमें हिस्सा लेंगे। कहता है कि जो नीचे गिरेगा वो हार जाएगा और इस मैच में हम टीम की तरह लड़ेंगे क्योंकि आइलैंड पे हमें भी इसी तरह
तरह लड़ना होगा। फिर गोतो भी इस बात के लिए मान जाता है और मैच स्टार्ट होने के लिए दोनों तरफ टीमें बन जाती है। हमारी पहली टीम में हंटर चाइन, हंटर बेक और हंटर मा होते हैं और हंटर मिया होते हैं। दूसरी तरफ जापान के कुछ हंटर होते हैं। और मैच के शुरू होने से पहले हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगा तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।